देख रहे हैं वीएस नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। वीएस नेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने वसई को एक बार फिर प्राउड फील कराया है। जी हां, इस शख्स का नाम है हर्षवर्धन जोशी, जिसने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है, वो भी कोरोना को मात देते हुए। लिहाजा हर्षवर्धन जोशी को वीएस नेशन चुनता है वसई का गौरव। आज यहाँ पर हर्ष ने माउंट एवरेस्ट के अपने सफर की हकीकत कुछ यूं बयां की कि हम सुनकर स्तब्ध रह गए। आप भी सुनिए एवरेस्ट मैन के संघर्ष की गाथा खुद उनकी जुबानी। सबसे पहले हर्षवर्धन ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया आपका कि आपको एवरेस्ट पे जाना है? तो जब मैं 15 साल का था, यहीं दीवानमान में रहता था और मैंने काम करना शुरू किया क्योंकि बस मुझे इंडिपेंडेंट होने का शौक़ था और ऑब्वियसली पॉकेट मनी के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और सीखने के लिए। तभी मैं कंप्यूटर असेंबल करके सेल करने लगा और कुछ वैसे के डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स थे, जैसे कि डॉक्टर संजय पेवेकर लैबोरेटरी वाले, डॉक्टर संख्य हॉस्पिटल वाले और कुछ और। तो वो लोग मुझे एक ट्रैक पे लेके गए तुंगारेश्वर के जंगल के अंदर। तो बचपन से ऑब्वियसली तुंगारेश्वर तो मैं गया था मंदिर, लेकिन ट्रैकिंग का और ये सब नहीं पता था। तो तब हम 15 साल के बच्चों को वहाँ ले गए, ऐसे कि इनवाइट किया और फिर वो लोगों ने मुझे बोला कि चल एवरेस्ट बेस कैंप चलेगा। तो तभी मैंने पूछा कितना खर्चा होगा। मैं लाइफ में कभी घूमा नहीं हूँ, कभी वैसे से बाहर गया नहीं हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप भी घूमते नहीं थे। उन्होंने बोला 70,000। मैं बोला 70,000 इतना महंगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और तभी वो लोग काफ़ी साइकिलिंग और सब भी करते थे, सब 2010-11 की। तो मैं सोचता था वाह ये कितने कूल है। और उसके बाद मैं मेरे बिजनेस में कंटिन्यूड रहा और एजुकेशन में। फिर मैं मेरे इंजीनियरिंग में गया। तो जब मैं इंजीनियरिंग के सेकेंड थर्ड ईयर में था, मैं 18 साल का हो गया, तब मैं इंडिपेंडेंट पूरी तरह हो चुका था और मुझे घूमना था। और तभी मैंने किसी का फेसबुक पे फ़ोटो देखा, स्नो में एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप था और मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ है। तो उसने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा ट्रैक है हिमाचल में और ऐसे संस्था के साथ हम गए। तो तभी मैंने इन डॉक्टर्स को वापस मैसेज किया फेसबुक पे जाके कि सर मुझे ट्रैक पे जाना है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। उन्होंने बोला कम टू द क्लिनिक। तो मैं उनके लैब में गया, क्लिनिक में गया, मिला। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये सब बुक्स पढ़, इसके ऊपर रिसर्च कर। फिर एक बैग में वजन डाल के थोड़ा ट्रेनिंग किया कर। तो मैं जीवदानी जाके ऐसा बैग लेके ट्रेनिंग करने लगा। फिर मैं उस पर रीड करने लगा, रिसर्च करने लगा और मैंने 6 महीने बाद के 2-3 ट्रैक्स बुक कर दिए क्योंकि वो सब ट्रैक्स बहुत अफोर्डेबल थे। मतलब 4,000, 5,000, 10-10 दिन का खर्चा। इंडिया में घूमने का उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता और वो बिगनर लेवल के थे, कुछ NGOs के थ्रू में गया था। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जिस भी चीज़ में घुसता हूँ मुझे पैशनेटली करना पसंद है। तो ये 2014-15 की बात है। तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं किसी दिन एवरेस्ट चढ़ूँगा। तभी मुझे पता नहीं था कि वो कब होगा, 10, 20, 30 साल, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा भी है। मतलब तो तभी मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, मेरा बाद में MBA होगा, फिर मैं नौकरी पे जाऊँगा, फिर सेव करूँगा, बहुत सारे पास चढ़ूँगा, फिर एवरेज। फिर भी ये मतलब मैं नसीब से और मेहनत से और सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से हुआ, तो वो सपना 7 साल में हासिल हो गया। दूसरा चीज़ ये था कि जब वो 4 साल का गैप था, जब ये मुझे पहले ट्रैक पे लेके गए और मैं जब पहली बार गया, मैं पूरे दुनिया को बोलता था कि मेरे को दोस्त है वसई के जो एवरेस्ट चढ़ के आए। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी और सब जन बोलते थे कि नहीं बेटा वो एवरेस्ट बेस कैंप गए होंगे। तो तभी ऑब्वियसली मुझे बेस कैंप क्या होता है वो भी नहीं पता था। मैं बोला नहीं वो एकदम प्रो लोग हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते और 70,000 खर्चा करते हैं। तो वो अलग बात है कि आज वो लोग भी मुझसे प्रेरणा रहते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अभी मैं उन्हें लद्दाख में कुछ दूसरी जगह मदद करता हूँ, कुछ पहाड़ों में लेके जाता हूँ। तो ऐसे मेरा बिगनिंग हुआ था। तो कुछ परेशानियाँ भी आई आपको वहाँ तक पहुँचने में? क्या क्या परेशानियाँ आई मतलब? और अगर कोई जाना चाहता है तो उसको आप क्या गाइड करेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है, उनको जो आप कुछ देना चाहेंगे? परेशानी और कठिनाई तो हर एक चीज़ में आती ही है। तो मैंने ये चीज़ सीखा था कि जब हम ऐसा एक गोल रहते हैं तो उसके साथ काफ़ी साथ में संघर्ष रहता है, लेकिन वो संघर्ष के साथ ही आप आगे जा सकते हो। संघर्ष के बिना आप कोई रियल सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो सैक्रिफाइस और हार्डवर्क ये सब जगह रहेगा ही। तो मुझे भी मतलब उसमें इतने सालों में तो हर एक दिन हर बार काफ़ी कुछ था जर्नी में,
लेकिन अभी मैं रिसेंट जो एकदम हाईलाइट्स बताऊंगा, तो जैसे कि मैं 2020 में जाने वाला था, पैसे भी नहीं थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए, कम से कम 50 लाख तो खर्चा होता है, तो मैं वो क्राउड फंड कर रहा था। फिर मैं जब निकलने वाला था उसके 15 दिन पहले ही लॉकडाउन नाम की चीज़ आ गई, तो मेरा वो 1 साल चले गया। तभी पैसों की भी प्रॉब्लम हो गई कि मैंने आधे पैसे वहाँ भर लिए थे, बाकी आधे मैं लोन ले रहा था। फिर उसके बाद 2021 में मैं जाने वाला था, तो 2021 के लिए मैं वापस मेहनत करते लगा। पहले कुछ लॉकडाउन में कुछ दिनों तक घर पे बंद था, तो तभी तो हम सबको ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ का भी काफ़ी इशू हुआ, और सब जन ये सोच रहे थे कि अभी तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, तो हम बाकी सब कैसे सोचेंगे। और मैंने भी काफ़ी कुछ मेरे करियर में सैक्रिफाइस किया था कि मेरे बाकी सारे 7 वाले इंजीनियर्स अभी यूएस में करोड़ों में कमा रहे हैं ऑलरेडी, और मैं अभी तक मतलब ये मिशन पे बिजी हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि भले वो 4, 5, 10 साल लगे, 10 बार भी जाना पड़े तो मैं करूँगा। फिर मैं 2021 में वहाँ पे गया, तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि 2 महीने लगते कम से कम, और ऑब्वियसली 5-7 साल लगते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया सब ठीक से चल रहा था, हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब दुनिया के सब अलग अलग जगह से लोग आते, और मैं मेरी एक्सपीडिशन टीम का लीडर था। और उसमें 40 दिन बाद जब हम बस समिट के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि वो वेदर विंडो रहता है मई मिड के आसपास, जब वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट ठीक होता है, जेट स्ट्रीम जो हवा रहती है 8000 मीटर के ऊपर, वो ऐसी रहती है कि हम सेफली चढ़ पाए। तो वो एग्जैक्ट टाइम पे 40 डेज हो चुके थे हमें जाके, तो विंडो जब मिलती है तब हम चढ़ पाते। तो हम सोच रहे थे कि हम तो अच्छा 50 दिन में ख़त्म करके वापस आएंगे। सबमिट के लिए निकलने से जस्ट पहले उसी दोपहर जब हमें वेदर रिपोर्ट मिला, मैंने बोला चलो सबका ऐसे रैपिड एंटीजन टेस्ट कर दिया। हमारे पास हमारी टीम में एक डॉक्टर था, और थोड़ा अफवाहें आ रही थी, वहाँ ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं रहता, कोई फैसिलिटी नहीं, सबको 200 किलोमीटर दूर है, 10 दिन चल के जाना पड़ेगा। तो और वहाँ वैसे भी सबको सर्दी खांसी रहती है, क्योंकि आप ग्लेशियर में हो -डिग्री में। फिर ऐसा हुआ कि देखने गए तो मेरा ही टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, आपकी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, काफ़ी कुछ मतलब जो भी चीज़ कोविड के लिए नहीं होनी चाहिए वैसी थी। तो ऑब्वियसली मैंने डिसाइड किया कि मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगा अभी, लेकिन मैंने बोला कि मैं नीचे भी इतने जल्दी नहीं जाना चाहता, मैं गिव अप नहीं करना चाहता, मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं कंटिन्यूसली अपने आप को मॉनिटर करूँगा, सब मेडिकेशन लूँगा, सप्लीमेंट्स। मैंने वहाँ फिर एक पत्थर के ऊपर कभी कभी नेटवर्क आता है, और वो भी बहुत महंगा रहता है, सैटेलाइट नेटवर्क, उस पे से मैं सब डॉक्टर्स को कंसल्ट करने लगा, वसई के 2 डॉक्टर्स, और वहाँ नेपाल में भी एक, और कुछ इंटरनेशनल। मैंने सब बस दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, क्या करूँ। और फिर मैंने हर एक जन ने जो जो सजेस्ट किया मैं सब कुछ कर रहा था, मतलब मैं सप्लीमेंट्स तो पहले से ले रहा था। मुझे थोड़े सिम्टम्स कुछ आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, हम सोच रहे थे कि यार ये सप्लीमेंट की वजह से, या प्रोटीन की वजह से, या एंटीबायोटिक की वजह से, या ये वो कोविड के नए स्ट्रेन का है जिससे मुझे डायरिया का भी हो रहा था, ऐसा सब। मीनवाइल मेरी टीम ऊपर गई, लेकिन जो साइक्लोन टॉकटे जो प्रेडिक्टेड था, हमें वेदर विंडो मिले थे कि 14 तक क्लियर है, लेकिन वो फिर वहाँ पे 13 से मौसम ख़राब हो गया। वो 8000 मीटर मतलब लास्ट कैंप तक जाके उन्हें वापस आना पड़ा। वो दिन 2 जन की डेथ भी हुई दूसरी टीम से, जो कि एवरेस्ट से वापस आ गए थे। उनका सबमिट हो गया, एक अमेरिकन था, एक स्विस था, लेकिन वही वो टाइम पे आ नहीं पाए। और वो सब जगह मतलब हर एक चीज़ ऐसा हार या जीत नहीं होती, आपकी लाइफ जाती, कुछ भी गलती होती है। तो ऐसा सिचुएशन था, मैं तो बेस कैंप पे आराम कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, मतलब मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हॉट वाटर गार्गल, बीटाडाइन गार्गल। मुझे एक जन ने बोला कि गायत्री मंत्र पढ़ा करो, मुझे नसीब से वही मंत्र आता था, तो मैं वापस उसका जाप कर रहा था। तो मैं बस प्रे कर रहा था, मैंने सोच लिया था कि अभी मेरा हुआ तो हुआ, सबसे पहले जान है तो जान है, भले मतलब मेरे दिमाग में कहीं तो रहा होगा कि वापस मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरा मतलब करियर भी डिले होते जाएगा और कितने साल लगेंगे, लेकिन मेरे को पता था कि वो सब सेकेंडरी, मेन पॉजिटिव सोचना है। मैंने मेरे घर वालों को भी थोड़े टाइम बाद ही बताया, मैंने उनको बोला कि जो भी हो मुझे कुछ बोलना मत, मैं अपने हिसाब से करूँगा। उन्होंने भी मतलब उन्हें टेंशन हुआ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा शेयर नहीं किया। फिर ऐसा हुआ कि वो साइक्लोन टॉक पे जाने के बाद हमें ऐसा रिपोर्ट आया कि साइक्लोन एक और बड़ा वाला आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन यास, जो कि शायद जब तक वो माउंटेन छोड़ेगा तब तक तो सीज़न खत्म हो जाएगा, कि फिर 1 साल तक चढ़ नहीं पाते। तो उसके बीच में एक नैरो वेदर विंडो था 23rd को,
जिसमें मैं सक्सेसफुली चढ़ पाया। मतलब शॉर्ट में ये स्टोरी है। उतने दिनों में मतलब मैं बीच में एक टेंट में एक मेकशिफ्ट क्लिनिक रहता है जहाँ कुछ एनजीओ के डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ जाके स्टेथोस्कोप से मेरा चेस्ट चेक किया कि कुछ मेजर इन्फेक्शन तो है कि नहीं। ऑब्वियसली मैं एक्सरे सब नहीं है और काफ़ी सारा डिसीजन मेकिंग हुआ उतने दिनों में। मैंने सबको यही बोला कि ऑब्वियसली मैं ऊपर नहीं जाना, तो मैंने पहले ही सेफ डिसीजन लिया है। लेकिन अभी मैं सीधा काठमांडू नहीं जाना चाहता। मेरे इंश्योरेंस वाले वैसे चॉपर में मुझे इवैक्यूएट करते, लेकिन मैंने बोला वैसे ही बाकी सब जगह भी तो ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं। यहाँ हमारे पास एटलीस्ट कुछ सिलेंडर्स तो है और हेलीकॉप्टर एटलीस्ट बेस कैंप तक आ गए थे ऊपर, तो वो भी ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता, रेस्क्यू नहीं हो सकता। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। और मेन मेरा इसके पीछे मोटिवेशन यही था कि मुझे तभी जब कोविड हुआ तब मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि हर्ष तू तेरी मर्जी, देखो जो करना है, अगर तू वापस भी आ गया तो हमारे लिए एवरेस्ट चढ़ चुका है। क्योंकि इतने लोगों ने मेरी जर्नी देखी थी, मेरी मेहनत देखी थी, लेकिन मेन ये था कि मेरा सपना था कि मेरे शहर से आज तक कोई भी गया नहीं है। तो मैं मतलब वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता था कि मेरे कैंपेन का नाम था संघर्ष मिशन माउंट एवरेस्ट। और मेरी काफ़ी ऑडियंस क्योंकि इंटरनेशनल है, मतलब लाखों लाखों लोग हैं जो दूसरे देशों से मुझे फॉलो करते मेरी जर्नी, तो उनको मैं बताता हूँ कि संघर्ष एक प्राचीन शब्द है हिंदी और संस्कृत का, जिसका मतलब है स्ट्रगल या कॉन्क्वेस्ट। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हर्षेस संघर्ष फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नियर मुंबई 0 feet above the sea level वसई टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन है 29,032 feet। तो उससे बस मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ और उसके साथ में एक कॉज सपोर्ट कर रहा था कि मुझे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का काफ़ी कुछ है, क्योंकि मैं इतने सालों से पहाड़ों में रह के देख रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज से कितनी तकलीफ आ रही है। और वहाँ रिमोट प्लेसेस में लोगों के पास मतलब लाइट नहीं है, आप मतलब बाकी सब छोड़ो, हेल्थ केयर नहीं, एजुकेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, लेकिन उनके दिन का 12 घंटा चले जाते हैं, कम्युनिकेशन सब तो है भी नहीं। तो मैंने सोचा कि एक जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल है, यूएन के ऐसे 17 गोल है, उसमें से एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी, वो काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकती है। जैसे कि हमें क्लाइमेट चेंज सब में भी मदद करेगी, पोल्यूशन कम कंट्रोल करने में, और उनकी मदद करेगी सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट में। तो उसके लिए मैं सब सोलार पैनल्स लेके गया था, वहाँ मेरा सब कुछ सोलार पावर का, मतलब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ तो उसका सब कैमराज ये वो, और वहाँ पे भी हमारा 2 महीने का सब कुछ, प्लस हमने बाद में वो पैनल्स वहीं पे डोनेट कर दिए। और एक एनजीओ ने मुझे सपोर्ट किया जिसके थ्रू हम वहाँ पे पूरा गांव को इलेक्ट्रीफाई करे थे। तो उससे जो खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि वो एक पर्सन की ज़िंदगी अपलिफ्ट हो रही है, और प्लस उसके साथ साथ वातावरण को भी हम बचा रहे कि अगर एक जन जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, वो थोड़ा टेक्निकल है कि वो 0.5 to 1 किलोवाट पर आवर का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर हम वो एक जो सोलार पैनल देते हैं 40 to 80 वाट्स का, अगर वो इंस्टेड वो सोलार पैनल यूज़ करे तो साल का इतना कार्बन एमिशन कम करता है जितना करीब 9,000 फीट पे झाड़ प्लांट करने जैसा। तो 30 साल में वो करीब 10 एकड़ जितने प्लांट करने जितना वो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बिना कुछ पैसे खर्च किए, उल्टा पैसे बचाए, उसका भी जीवन सुधर रहा है। और हमारे पास इतनी जगह है भी नहीं उतने झाड़ प्लांट करने के लिए, लेकिन हम उतना कार्बन फुटप्रिंट कर सकते हैं, तो मैं कम कर सकते। तो मेन मेरा मतलब कैंपेन का मोटो यही था कि वो मैं कॉज को प्रमोट करूं और लोकली मैं मेरी जनता को प्रमोट करूं कि मैं भी यहीं रह के कुछ नहीं से आके सब कुछ करके, सपना देख के, लोगों से मदद कर मांग के, मेहनत करके वहाँ पहुँच सका। तो कोई भी कर सकते, उसमें कुछ बड़ा नहीं। मैंने ये शुरू किया 16-17 साल की उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की उम्र में। और ऐसा नहीं कि उसके पहले मैं स्पोर्ट्स में था या कुछ था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि माँ बाप भी बोलते हैं, उन्हें भी पता ही नहीं। जब मैं स्कूल में बोलता था कि मुझे फुटबॉल खेलने भागना है, तो बोलते थे तो धूप में भागेगा, वो भी पैसा भर के, पागल हो गया क्या, पढ़ाई कर। तो मैं थोड़ा बहुत फिर वीडियो गेम खेलता था, क्योंकि हम सबके यही था कि बेटर लाइफ एम करनी है तो क्या इंजीनियर बनो, फिर MS करने US जाओ तो थोड़ा लाइफ सुधरेगी, कुछ अलग होगा ऐसा। तो लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि मैंने फिर खुद से ये सब किया, एक्सपीरियंस किया, और वहाँ से जो सीखने मिलता है उससे मुझे मोटिवेशन मिला। मतलब जब हर एक जन रोज़ मुझे मैसेज करता है कि मेरी स्टोरी सुन के वो भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और हर एक जन के लिए उनके जीवन का एवरेस्ट अलग होता है। हाँ, काफ़ी लोग एवरेस्ट चढ़ने भी जा रहे हैं, लेकिन किसी के लिए वो एवरेस्ट है पहली बार अपने ख़ानदान से नौकरी करना, पहली बार कोई एक डिग्री लेना, या खुद का कुछ बिजनेस चालू करना, या किसी के लिए वो 10 किलोमीटर भागना हो। तो वो हर एक जन में अपने जीवन का एवरेस्ट अलग होता है। मैं
यही कोशिश करता हूँ कि मैं उनको उनके मेटाफोरिकल एवरेस्ट के लिए थोड़ा मोटिवेट करूँ। इसके लिए आपको प्राइवेटली किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया था? मुझे डोनेशंस दिया था काफ़ी सारे लोगों ने, और थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सरशिप्स, थोड़ा थोड़ा मदद मुझे कुछ कंपनीज ने दिया। इस तरह के जो आप संघर्ष करके इतना मेहनत करके जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट सरकार कोई सपोर्ट करती है आप लोगों को ऐसे? कुछ स्टेट्स में करती है, कुछ जगहों पे करती है, तो वो लीडरशिप पे रहता है। ऐसे गवर्नमेंट ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के काफ़ी फंड्स एलोकेट करती है। जैसे कि अगर आप हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र से हो तो वहाँ आपको 25 लाख और एक जॉब मिलता है। 2 साल पहले तक महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ मिला था। ऐसे जैसे गुजरात में 15 लाख देते हैं, और ऐसे हर एक जगह का अपने अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी करती है। तो अभी तक तो ऐसा ये एवरेस्ट के लिए मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे अप्लाई करने बोला था एक स्कॉलरशिप के लिए, जो मैंने किया है। तो अभी कोविड के वजह से और इलेक्शन सब भी नहीं हुए, तो उसकी वजह से वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो एनकरेज तो काफ़ी करते, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। और हम मेन तो यही होप करते हैं कि हम और एथलीट्स क्रिएट कर पाए यहाँ पे। तो लेकिन और एटलीस्ट तभी आएंगे ना जब उनको फ्यूचर दिखाई देगा, पैसा दिखाई देगा। वही। क्योंकि अब इतना मनी आप खर्च करके इतना टाइम दिया, वो तो आपने मेहनत की, तो आपको स्पॉन्सर मिल गया, मेरे पास लोगों ने था सपोर्ट भी किया। नहीं, मेरे पास भी तो मेरा लोगों ने यही देखा कि मैं तो मेरे माँ बाप का घर गिरवी रख के जा रहा था, और मेरे को ऑब्वियसली अभी भी काफ़ी लोन बाकी है, लेकिन मुझे नसीब से काफ़ी लोगों ने डोनेशन भी दिया। मतलब वैसे मेरा नालाजुबारा से भी ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे कोई दोस्त है जिससे मैं लेना भी नहीं चाहता था कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में वो कोई मेहनत कर रहे, बट उसने जबरदस्ती मुझे 2000 दिया। वो मुझे पता है कि उसके लिए वो 2000 किसी और के 2 लाख से ज़्यादा है, और मुझे कुछ लोगों ने 2 लाख भी दिया, वो भी सिंपल लोगों ने। तो सब अनएक्सपेक्टेड जगह से आया, और जितना वैसे ही से आया उतना ही बाकी दुनिया से भी आया। तो मतलब ऐसा फिर भी मतलब वो इनफ तो नहीं होता, और अभी उसके लिए मतलब उसके अलावा भी उनको ब्रेड बटर के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो सिर्फ चढ़ते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, फैमिली कैसे चालू करेंगे, तो सब कुछ बैलेंस करना चाहिए। और वो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि वो सिस्टम बनना चाहिए कि हम ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करके, ट्रेन करके क्रिएट कर पाए, और उनको साइड में एजुकेशन और इकोनॉमी भी उनका सुधार पाए। मतलब इसको भी स्पोर्ट्स में पूरी तरह से गिना नहीं जाता? गिना जाता है, तो गिना यहाँ जाता पे तो फिर तो, अवेयरनेस नहीं है उतना। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन का भी, क्रिकेट छोड़ के बाकी सबका अगर आप हालत देखो, क्योंकि आपने, मेरे को लगता है कितना पैसा खर्च हो गया अंदाजा? मेरा तो अराउंड 60 लाख हुआ। 60 लाख। प्लस मेरा जो ट्रेनिंग और सब था, और जो मेहनत था इतने सालों का, और इतने साल जो मैंने 9 कोर्सेज किए आउटडोर माउंटेनिंग में, और उसके पहले इतने सारे पहाड़ चढ़ने पड़े। तो आप मोस्ट प्रॉब्लम आप समझ लीजिए 70 लाख रुपए आपने खर्च किया है, हाँ। तो भी गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं करती, तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो आप तो क्या सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, इस पर ध्यान दें और इस पर इनको कुछ करना चाहिए? कि वही लोगों को और एनकरेज करो, इसके लिए कुछ और स्कॉलरशिप्स करो, और ऐसा ग्राउंड रूट लेवल पे देखो कि वो इम्प्लीमेंट होए, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स तो आते हैं, किसी को भी अपने जेब से नहीं देना। ये टैक्स का पैसा जो एलोकेट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स में, वो काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर रही है ना, तो वो लोगों में ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए अभी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट से तो कोई जा रहा भी नहीं, जैसे बॉम्बे से 18 लोग अभी तक एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। ऐसा ही बाकी जगह से आप देखोगे, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर विदर्भा साइड से हर साल एक मिशन भेजता है, मिशन शौर्य। तो वो स्कूल से 10 बच्चों को पिक करते जिनको माउंटेनिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको वो ट्रेनिंग के लिए भेजते, उन पे वो खर्चा करते, और फिर उन्हें एवरेस्ट भेजते कि उसमें से 4 भी जन अगर चढ़ के आ गए तो उनका जीवन बदल जाता है। कि सब आदिवासी लोगों सब में वहाँ पे मोटिवेशन होता है कि मेरी बेटी को मैं चाइल्ड मैरिज के बदले एवरेस्ट भेजूंगा, कि वो नाम हो गया, और फिर उसे शायद वो नौकरी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अभी हमारे यहाँ चलो मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको तो बाद में उनका खर्चा भी उठाया और काफ़ी इनाम भी दिया, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वो रिम्बर्स होना चाहिए। और मुझसे ज़्यादा मतलब फ्यूचर एथलीट्स को, कि वो हिम्मत कर पाए ऐसा सब कुछ करने की। धन्यवाद, आपने बातचीत की, अपना संघर्ष की चर्चा की। नमस्कार। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS नेशन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।